Hello friends. दोस्तों welcome to ESI paper analysis part 2. In this particular video we will be continuing with our discussion on RBI grade B 2019 phase 2 paper. हमने ESI का जो एनालिसिस है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपके साथ करा है. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो बिल्कुल देखिए, एंड अगर आपने देखा है तो इस वीडियो को भी कंप्लीट देखिएगा. एंड जो भी इंपॉर्टेंट गाइडेंस मैं देने लग रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट अच्छे कंसेप्ट्स आने लग रहे हैं, उनका आप एक नोट बनाते हुए चलिएगा ताकि आपकी तैयारी के अंदर वो आपको काम आ सके. ग्रीन बॉन्ड्स वाला क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस करा था. अगर आपने नहीं देखा है तो आप अब देख लीजिए कि इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रीन बॉन्ड्स रिलीज करे हैं. द आंसर वाज BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट. वो टाइम पे न्यूज़ आई थी, काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी. काफ़ी अच्छे अमाउंट्स ग्रीन बॉन्ड्स के अंदर जो है डलवाए गए थे. राइट, डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड लाया गया था, यूरो डिनोमिनेटेड बॉन्ड लाया गया था. इस प्रकार से जो है इनको डिस्कस कर लिया गया था. मूविंग अहेड, एक और क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था इन द प्रीवियस पार्ट 1 वीडियो, दैट एज पर द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द लेबर ब्यूरो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम के जो नंबर ऑफ बेनिफिशरीज है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द एस्टेब्लिशमेंट दैट अवेल्ड लोन्स अंडर PM मुद्रा स्कीम, उनका नंबर क्या है. नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन एस्टैब्लिशमेंट्स दैट अवेल्ड PM मुद्रा स्कीम लोन्स. तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. आंसर इज C, दैट इज 50.4 मिलियन. राइट, सो बेसिक बात यह है कि कोई भी स्कीम लॉन्च करी जाती है तो उसका कोई KPI होता है, उसको हम देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द गुड थिंग दैट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट स्कीम. राइट, सो 28% राइज इन जॉब्स हुए हैं उन एस्टैब्लिशमेंट्स के अंदर जिन्होंने जो है मुद्रा स्कीम के माध्यम से लोन लिया है. राइट, सो यही चीज़ को जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लेबर ब्यूरो ने रिपोर्ट के द्वारा स्थापित करा है. और ये जो है आपका एक और क्वेश्चन डन हो जाता है. करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों. राइट, इट्स नॉट एन ईजी क्वेश्चन बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन. मूविंग अहेड, as part of 2030 agenda for sustainable development, what is the total number of targets that are to be achieved under 17 sustainable development goals? अगेन ये एक ऐसा नंबर है जो कि चेंज हो सकता है. इसका वो टाइम पे आंसर था D, दैट इज 169. राइट, सो जो 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें 17 ग्लोबल गोल्स को एस्टैब्लिश करा गया है, एंड देयर आर 169 टारगेट्स अंडर दो 17 ग्लोबल गोल्स. जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि आपका SDG नंबर 1 रिलेटेड टू XYZ टॉपिक, उसके अंदर मल्टीपल टारगेट्स है. हंगर से रिलेटेड मल्टीपल टारगेट्स है, एजुकेशन से रिलेटेड मल्टीपल टारगेट्स है, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड मल्टीपल टारगेट्स है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो जो आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, हर एक गोल के अंदर एक स्पेसिफिक टारगेट है. अगर सारे टारगेट्स को जो है एडअप करा जाए तो कुल मिला के आपको 169 टारगेट्स देखने को मिलेंगे. राइट, सो अगेन दिस इज एन इजी क्वेश्चन रिलेटिवली स्पीकिंग फ्रॉम करंट अफेयर्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज. पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों हमारे एग्जामिनेशन के अंदर. सो एक पैराग्राफ दिखा गया था, दैट पैराग्राफ वाज ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स. SDG इंडिया इंडेक्स के ऊपर पैराग्राफ दिया गया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बना के पूछे गए थे. पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, दैट द SDG इंडिया इंडेक्स ट्रैक्स प्रोग्रेस ऑफ ऑल स्टेट्स एंड UTs ऑन सम प्रायोरिटी इंडिकेटर सिलेक्टेड बाय नीति आयोग. Which of the following statements is correct regarding the same? So there are 62 priority indicators selected by Niti Aayog. These priority indicators are guided by MOSPE's National Indicator Framework comprising 306 indicators. Priority indicators were selected keeping in mind their relevance to the UN Sustainable Development Goal targets. So in the first two statements आपको ये evaluate करना है कि ये जो numbers दिए गए हैं primarily ये correct है या नहीं है. And third statement fairly obvious है दोस्तों. राइट, सो यहाँ पर जो आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन E, दैट इज 1, 2 एंड 3. मैं बहुत ही अर्ली ऑन आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि हर बार ऑल ऑफ द अबव ही करेक्ट आंसर होगा. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार नन ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो. प्लीज़ बी केयरफुल, ऐसा कोई भी मिसकंसेप्शन डेवलप मत करिएगा. Again you can see that there are certain important numbers that have been mentioned in this particular story. Right, so these numbers are very very important in our examinations. If these numbers are there with you, then a lot of things become manageable for you. All right, moving ahead to the next question. Which of the following organization along with UN has partnered with Niti Aayog in releasing the SDG India Index? So basically the idea is that who has helped in preparing the SDG India Index, releasing the SDG India Index. The answer over here is A, that is Global Green Growth Institute. Okay, so keep this in mind that any index that you are talking about, you should always know
who has prepared the index, what are the parameters of the index, what are the numbers associated with the index, who are the best and the worst performers on the index. These are basic questions that can be asked from current affairs. Questions will be of moderate level, they will not be very difficult, right? And they can be from any topic in your syllabus, but most important topics जहाँ पर से index बनाए जाते हैं, they relate to health, they relate to education, they related to sustainable development, so on. Moving ahead, which of the following states in India is not among the front runners as per the SDG India index? So the answer to this question at that point of time was B, Andhra Pradesh. Front runners की पूरी एक 4-5 states की list आती है दोस्तों, right? That these states are the ones that are best performing states / UTs. They are the best performing on the SDG India index. So Himachal Pradesh, Kerala, Tamil Nadu, Chandigarh and Puducherry. These are states that are best performers or front runners on the SDG India index. This is changing every year, friends, right? So if you are appearing for, let's say, the 2024 examination or 2025 examination, please make sure that you are appropriately updating yourself. Okay, so current affairs will keep updating itself and you need to keep updating yourself with updating current affairs, guys, right? Tongue twister type का हो गया. चलिए, so SDG India index aligns with SDGs with the Prime Minister's clarion call of Sabka Saath Sabka Vikas, which embodies the 5 P's of global SDG movement. Which of the following is not among the 5 P's, right? So ये प्रकार की जो चीजें आ जाती है दोस्तों, 5 P's, you know, 5 W's, etc. etc. वेरियस स्कीम्स के अंदर अगर ये सारी चीज़ों को करा गया है, इस प्रकार के एक्रोनिम्स को डेवलप करा गया है स्कीम्स स्पेशली के अंदर, राइट? सो दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. The answer in this case is C, that is perspective. 5 P's that we are talking about are planet, people, prosperity, peace and partnership. Okay, so you can use this when you are writing essays. You can use this even in your descriptive answer writing. It is completely up to you कि आप इस प्रकार के current affairs को कैसे use करते हैं. Okay, moving ahead to the next question. Now the next question is related to a different paragraph. So there was a paragraph on Nirmaya scheme. Okay. Now based on this Nirmaya scheme, now obviously you have to first identify the scheme. पहले क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया है एंड आपको स्कीम आइडेंटिफाई करनी है. सो obviously now you know the answer कि which of the following is an insurance scheme for PWD in India. So the answer at that point of time was Nirmaya scheme, right? So people who are, let's say, having autism, cerebral palsy, mental retardation and multiple disabilities, so उनको affordable health insurance provide करने के लिए we have put into place this Nirmaya scheme. That is something that we need to keep in mind over here. All right, moving ahead, which of the following is true about the scheme? Nirmaya scheme के बारे में again there is a question कि इनमें से कौन सा statement true है regarding the scheme. So the answer over here is D, that is all persons with disabilities under National Trust Act with valid disability will be eligible and included. मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा एक टिप देता हूं, मैं आपको भी एक टिप देना चाहता हूं यहाँ पर कि कोई भी स्कीम के अंदर जो है, जैसे फॉर इंस्टेंस ये निर्मया स्कीम है, ऑल राइट, सो इसके कुछ 6 to 7 या 7 to 8 इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे जो इस स्कीम के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को कवर करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल इसमें सिंगल प्रीमियम अक्रॉस एज बैंड होगा, राइट? आपको कवरेज दी जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, आपको 1 लाख तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा ऑन रीइंबर्समेंट बेसिस. ऑल पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज अंडर नेशनल ट्रस्ट एक्ट विथ वैलिड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वो एलिजिबल होंगे, इंक्लूडेड होंगे. नो प्री इंश्योरेंस मेडिकल टेस्ट इज रिक्वायर्ड, ट्रीटमेंट कैन बी टेकन फ्रॉम एनी हॉस्पिटल. सो ये सेलिएंट फीचर्स है दोस्तों, राइट? किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के अंदर अगर आप तैयारी करने लग रहे हैं तो इट इज़ योर ड्यूटी कि आप जो है इंपॉर्टेंट 7-8 फीचर्स की लिस्ट बना के अपने नोटबुक के अंदर लिख लें, अपने डायरी के अंदर लिख लें या अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर लिख लें, राइट? सो दैट आप उसे रिवाइज कर सके. कोई भी स्कीम से रिलेटेड बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है. 5 to 6 to 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट सेलिएंट फीचर्स ऑफ द स्कीम आपको नोट डाउन करने चाहिए, जो कि बहुत ही पर्टिकुलर है, राइट? जेनरिक नहीं है, जिसके अंदर बड़ी स्पेसिफिक प्रकार की इंफॉर्मेशन दे रखी है जिसको चेंज करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है. अब जैसे फॉर एग्जांपल हैव अ सिंगल प्रीमियम अक्रॉस एज बैंड, तो इसको चेंज करा जा सकता है. ये बोल सकते हैं कि दे विल हैव डिफरेंट प्रीमियम अक्रॉस डिफरेंट एज बैंड्स. इसमें बोल रहा है कि कवरेज प्रोवाइड करेगा, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ डिसेबिलिटी. उसमें मैं चेंज करके ये बता सकता हूँ कि कवरेज प्रोवाइड करेगा ओनली एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ डिसेबिलिटी एंड अबव, यानी कि हर किसी को नहीं करेगा. तो आप देख रहे हैं कि स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा. तो मेरा कहने का मतलब, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ गए हैं कि अब जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कवर अप टू 1 लाख, ये 1 लाख को 10 लाख बनाया जा सकता है,
राइट। सो द पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार कोई भी चीज़ को ट्विस्ट करके क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट बना के डाल सकता है, तो उस चीज़ को डेफिनेटली आप नोट करिए। तो जैसे ही आप अपने दिमाग को एक लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर लेकर जाएंगे जहां पर आप ये पूछेंगे कि इनमें से कौन सी चीज़ को कैसे ट्विस्ट करके क्वेश्चन के अंदर डाला जा सकता है, तो आप इमीडिएटली जो है चीज़ों को पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप दैट दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। प्लीज़ लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये टिप कैसी लग रही है और आप इसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आधे से ज़्यादा काम तो मैगजीन्स कर देती है, वो आप लोगों के लिए ऑलरेडी ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके ले आती है, और उन सारी चीज़ों के अंदर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको अगर आप कर लेते हैं कवर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपके सामने निर्भया स्कीम से रिलेटेड रखा है। इसका आंसर इज डी, दैट इज नेशनल ट्रस्ट। कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंतर्गत, राइट। सो जिसे सेटअप करा गया है द नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलिसी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट। सो नेशनल ट्रस्ट वो स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे सेटअप करा गया है। ऑलराइट, सो डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन ये इजी है, क्योंकि पहली बात तो ये कि जो स्कीम है ये अपने आप में थोड़ी सी ऑब्सक्योर स्कीम है दोस्तों, राइट। इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करी जाती है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको ये प्रकार की स्कीम दिखाई देगी, और इस स्कीम के अंदर से काफ़ी इन डेप्थ लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये इन डेप्थ इंटू इन डेप्थ इज इक्वल टू टफ प्रकार का क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों। अबव मेंशन्ड स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज। अब हम बात कर रहे हैं गोल स्कीम के बारे में। तो इस गोल स्कीम को लॉन्च करा गया था फेसबुक द्वारा, जिसे आज के दिन हम लोग मेटा के नाम से जानते हैं। सो गोल प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स फेसबुक ने 2020 के अंदर लॉन्च करा था 5000 यूथ को एम्पावर करने को ध्यान में रखते हुए ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, राइट। सो 2500 रिनाउंड पीपल फ्रॉम इंडस्ट्री को हम जो है गैदर करना चाहते हैं, राइट। सो ताकि वो लोग जो है पर्सनली मेंटर कर सके ट्राइबल यूथ अक्रॉस इंडिया को दोस्तों। ओके, सो मेरा मानना ये है कि ये क्वेश्चन इजी है। इसका सीधा कारण ये है कि वो टाइम पे ये स्कीम को जस्ट लॉन्च करा गया था, राइट। और जस्ट लॉन्च करा गया तो करंट अफेयर्स के अंदर हर जगह इसे कवर करा गया था। तो ऐसा नहीं था कि ये कोई बहुत ज़्यादा जैसे निर्भया स्कीम है कि बहुत ज़्यादा इन डेप्थ वाली स्कीम थी। सामने सामने सरफेस के ऊपर से क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि अभी अभी लॉन्च करा है, अभी अभी सिंपल सा क्वेश्चन बना के पूछ दिया गया है। मोटा हैज पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस टू रन द स्कीम, राइट। तो इसका आंसर है विथ नीति आयोग, राइट। नीति आयोग के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी थी। उसके अलावा एक और क्वेश्चन गोल स्कीम से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द स्कीम मेंशन्ड अबव। सो इसका आंसर है ई, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अगेन ये पर्टिकुलर चीज जो आ रही है, इट इज अगेन गोइंग बैक टू द सेम थिंग कि कोई भी स्कीम आपके सामने है उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर्स हैं वो अगर आपने कवर कर लिए हैं, सो देन आपको कोई डरने वाली बात नहीं है दोस्तों। क्योंकि देखिए मैक्स हमारे को पेपर के अंदर अबव एवरेज लेकर आने हैं, हमारे को सारे क्वेश्चंस राइट नहीं करने। तो अगर आपको स्कीम्स के सेलिएंट फीचर्स मालूम है, और बहुत सारी स्कीम्स से आपको सारे सेलिएंट फीचर्स अगर मालूम है, विच इन इटसेल्फ इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, अपने आप से नहीं होता है, राइट। तो अगर आपने उतना कर लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मान लीजिए कि एग्जामिनेशन और आज में जो है मान लीजिए 200 डेज का गैप है, कि एग्जामिनेशन इज लेटर से 200 डेज अवे, राइट। और मान लीजिए कि अगर आप केवल 2 स्कीम पर डे का टारगेट रखते हैं, राइट, कि 2 स्कीम पर डे मैं जो है कोई भी मैगजीन के अंदर से या कोई भी कंपाइलेशन या PIB एट्सेट्रा वगैरह के ऊपर से पढ़ लूंगा, तो इफेक्टिव बात यह है कि आप एग्जाम के पहले 400 स्कीम तैयार कर सकते हैं दोस्तों। अब अगर सपोज कर लीजिए आप ये वीडियो एग्जाम के 100 दिन पहले देख रहे हैं, तो ये नंबर को आप इस प्रकार से मॉडिफाई कर लीजिए कि एटलीस्ट मैं 300 स्कीम तैयार कर लेता हूँ, राइट। एनीथिंग अबव 150 200 इज अ वेरी गुड नंबर फ्रेंड्स। एनीथिंग अबव 150 स्कीम्स 200 स्कीम्स इज अ वेरी गुड नंबर। उससे ज़्यादा तो हम लेकर भी नहीं जा सकते हैं दोस्तों। तो ये तो मैंने आपके सामने बहुत एम्बिशियस टारगेट्स रख दिए हैं, अगर आप थोड़ा सा रियलिस्टिकली भी चीज़ों को कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। ऑलराइट, मूविंग अहेड, स्किल इंडिया मिशन एक फ्लैगशिप स्कीम है। जैसे निर्भया स्कीम एक थोड़ी सी ऑब्सक्योर प्रकार की स्कीम है, वैसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है स्किल इंडिया मिशन के बारे में। स्किल इंडिया मिशन एक बहुचर्चित स्कीम है, एवरीबडी इज एक्सपेक्टेड टू नो समथिंग और द अदर अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टैगलाइन ऑफ द स्कीम मेंशन्ड इन द अबव पैसेज, राइट। सो स्कीम्स के टैगलाइन, स्कीम्स के फंडिंग, स्कीम की मिनिस्ट्री, स्कीम की पार्टनरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, स्कीम की इंप्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस, स्कीम्स के सेलिएंट फीचर्स, स्कीम के बेनिफिशरीज, स्कीम के बेनिफिट्स, स्कीम के अंदर से किसको एक्सक्लूड करा गया है। दीज आर योर 7-8 काइंड ऑफ क्वेश्चन एरियाज जहां पर से क्वेश्चन बना के आपको बड़े आसानी से
पूछा जा सकता है। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड, ऑलराइट, कि आपको जो क्वेश्चन बना के पूछा जाएगा वो इन प्रकार के एरियाज के अंदर से बनाकर पूछा जाएगा, राइट। सो इसके अंदर वो टैगलाइन पूछने लग रहा है आपको। सो टैगलाइन है आपकी कौशल भारत कुशल भारत, राइट। इसे लॉन्च करा गया है। इसको इसके बारे में और भी काफ़ी डिटेल है, वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। मेरे को जो बताना था मैंने आपको बता दिया है। जो एनालिसिस वाला पार्ट तो मैंने कर दिया है, जो स्टडीज़ वाला पार्ट है वो आप करेंगे, ऑलराइट। 2015 के अंदर 4 लैंडमार्क इनिशिएटिव्स को लॉन्च करा गया था इस स्कीम के साथ साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन अमंग देम, राइट। तो जो 4 चीज़ें, 4 सब स्कीम्स या 4 एसोसिएट स्कीम्स इसके साथ, या 4 स्टेप्स जो इसके साथ लिए गए थे स्किल इंडिया मिशन के लॉन्च के दौरान 2015 के अंदर, इन 5 के अंदर से कौन सा उसके अंदर नहीं है? सो आंसर इज सी, दैट इज स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया जो है उसको अलग से लॉन्च करा गया था, वो इसका पार्ट नहीं है, राइट। सो अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये वाली चीज़ ओके है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, तो ये वाली भी चीज़ जो है आपकी ओके हो जाती है, राइट। उसके बाद आपकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो ये वाली चीज़ ओके हो गई, राइट। उसके अलावा आपकी स्किल लोन स्कीम, तो ये वाली चीज़ ओके हो गई। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से कि जो आपका स्टैंड अप इंडिया वाली चीज़ है वो एक थोड़ा सा आउटलायर यहाँ पर बन जाती है। देयरफॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन बिकम्स सी, दैट इज स्टैंड अप इंडिया, राइट। अच्छे लेवल का क्वेश्चन मानता हूं दोस्तों मैं इस प्रकार के क्वेश्चन को, टफ मानता हूं, राइट। क्योंकि इसके अंदर क्या लॉन्च हुआ था वो तो आपको मालूम होना ही चाहिए एश्योरेंस के साथ, राइट। और आपको ये भी गारंटी होनी चाहिए कि आपकी नॉलेज कंप्लीट है, तब जाकर आप इस प्रकार के चीज को आइडेंटिफाई करके आइसोलेट कर पाएंगे। अदरवाइज इट बिकम्स स्लाइटली डिफिकल्ट मेरे हिसाब से, राइट। मूविंग अहेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द अबव मेंशन्ड स्कीम? आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, कंसिडर कर लीजिए। आंसर इज ई, दैट इज ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। मूविंग अहेड, which of the following actor and actress have promoted the mission talked about in the passage above through one of their Hindi movies सुई धागा? तो अगर आपने सुई धागा मूवी देखी है, आपको मालूम है कि उसके अंदर कौन एक्टर एक्ट्रेस हीरो हीरोइन का रोल प्ले करने लग रहा है। सो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान क्वेश्चन बन जाता है। द आंसर इज सी, दैट इज वरुण धवन एंड अनुष्का शर्मा। सुई धागा, राइट। ठीक ठाक पिक्चर है, वन टाइम वॉच है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं, बोर नहीं होंगे बहुत ज़्यादा। अगर एंटरटेन भी नहीं होंगे तो बोर नहीं होंगे दोस्तों। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है सुई धागा के बारे में, राइट। मूवीज वगैरह देखने का मेरे को काफ़ी शौक है, इसलिए थोड़ा सा आपके साथ वो भी शेयर कर दिया। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर द रीजन्स फॉर द स्लो डाउन एक्सपीरियंस्ड इन Q4 of 2018-19, right? So again, this is primarily a standalone kind of a question coming from macroeconomic trends and analysis, right? So answer इसका है E, that is all of the above, कि वो टाइम पे डोमेस्टिक कंजम्पशन के अंदर भी एक आपको धीमापन देखने को मिला था। ग्लोबल ग्रोथ के अंदर आपको जो है गिरावट देखने को मिली थी, एक ठंडापन देखने को मिला था। फिक्स इन्वेस्टमेंट्स जो है वो उतना तेजी से नहीं हो रहे थे जितना होने चाहिए थे। जो निवेश का स्तर था, दर था, वो कम हो गया। और एक्सपोर्ट्स के अंदर भी जो है हमारे को बहुत ज़्यादा जो है जोश देखने को नहीं मिल रहा था। तो इन सारी चीज़ों को जो अगर हम ऐड करेंगे तो उसकी वजह से जो है आपका Q4 के अंदर स्लो डाउन हमारे को देखने को मिला था। सो ये प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ओपिनियन कॉलम्स में से नहीं पढ़नी चाहिए। मेरा सजेशन आपको ये है, आरबीआई की रिपोर्ट आती है दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आती है। उस मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट के अंदर जो है ऑथराइज्ड तरीके से, या फिर मैं ये कहूँगा कि ऑफिशियल तरीके से वो लोग चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, डेटा रख के आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या कारण है इंडिया के अंदर ग्रोथ स्लो डाउन का, क्या कारण है इंडिया के अंदर प्राइस राइज का, क्या कारण है। कोई भी अगर इंडियन इकोनॉमी के अंदर अच्छी बात या बुरी बात होने लग रही है तो उसका वो लोग प्रॉपर एनालिसिस करके देते हैं मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट के साथ साथ, जो रिपोर्ट्स जो गवर्नर स्पीच एक्सेट्रा आती है उसके अंदर। तो आपको उन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, यानी कि आरबीआई नोटिफिकेशंस के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर सेक्टोरल एक्सपर्ट्स या इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स की अगर आप सुनेंगे तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो आप पागल हो जाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए आपको जो है आरबीआई की कमेंट्री के ऊपर रिलाय करना चाहिए मेरे हिसाब से इन प्रकार के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। और अगर आप आरबीआई की इस प्रकार की रिपोर्ट्स रेगुलर बेसिस के ऊपर पढ़ेंगे तो वो आपके लिए इन जनरल बहुत अच्छा होगा। बिकॉज आपको जो डिस्क्रिप्टिव के अंदर या जो सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग के अंदर जो आपको हेल्प चाहिए, जो आपको कंटेंट चाहिए, जो आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको उस आरबीआई के रिपोर्ट्स के माध्यम से डेवलप करने को हो जाएगा दोस्तों, राइट। वो टाइम पे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक था। तो कुछ क्वेश्चंस आरसीईपी से रिलेटेड भी आए थे, राइट। आरसीईपी जो आपके सिलेबस का भी पार्ट है, ईएसआई के सिलेबस का भी पार्ट है। ईएसआई के सिलेबस के अंदर साफ बताया गया है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक टॉपिक है आपका।
सो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन रेफर्ड टू इन द अबव मेंशन पैसेज, तो पैसेज दे दिया गया था, उसमें यही पूछा जा रहा था कि पैसेज में कौन सी पार्टनरशिप के बारे में बात करी जा रही है। सो वी वर ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट आरसीईपी। आरसीईपी क्या है, तो वो टाइम का डिस्क्रिप्शन मैंने आपके सामने रखा है कि ये एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है बिटवीन एशिया पैसिफिक नेशंस। वो टाइम पे इंडिया भी जो है साथ में जुड़ा हुआ था निगोशिएशंस एक्सेट्रा के अंदर, राइट। ऑल्दो बाद में इंडिया ने आरसीईपी जो फाइनल पार्टनरशिप था उसको साइन नहीं करा था, बट वो टाइम पे इंडिया भी आरसीईपी का पार्ट था, राइट। सो फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, इजी लेवल का क्वेश्चन था। The referred deal is a free trade agreement with dash and their 5 free trade agreement partners। तो ये डील किसके बीच में है, अफ्रीकन यूनियन और उनके 5 पार्टनर्स के बीच में है, 4 एशियन टाइगर्स, बेसिक कंट्रीज, सीएलएमवी कंट्रीज या फिर आसियान कंट्रीज और उनके 5 फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में है। ये डील किसके बीच में साइन करी जा रही है, किनके बीच में तैयार करी जा रही है, ये चीज आपको बतानी है। आंसर यहाँ पर है ई, दैट इज आसियान, राइट। सो आसियान +3 का ट्राई करा गया था, वॉज द फर्स्ट ऑफ अटेम्प्ट्स, राइट, ताकि इंटीग्रेशन करा जा सके। तो आसियान +3 यानी कि जो आसियान कंट्रीज है, 10 आसियान कंट्रीज प्लस चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया ने अपने ट्रेड रिलेशंस को, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को जो है नए स्तर के ऊपर लेकर जाने की कोशिश करे थे। उसके बाद ये ग्रुपिंग आसियान +6 बनी जब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया भी इसके अंदर जुड़े। फाइनली जब आरसीईपी को तैयार करा गया, राइट, तो 15 कंट्रीज है ऑफ आसियान +6, क्योंकि जो छठी कंट्री यानी कि जो इंडिया है, इंडिया जो है बैकआउट कर गया था, क्योंकि इंडिया के जो रिक्वायरमेंट थे, जो कंसर्न्स थे, जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे, उन्हें फाइनल आरसीईपी के अंदर इंक्लूड नहीं करा जा रहा था, तो इंडिया ने इस डील को साइन नहीं करा था। एनीवेज ये वो टाइम का करंट अफेयर्स है, बट मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इस प्रकार की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर कोई भी डेवलपमेंट होने लग रही है तो उसके ऊपर आपकी पूरी नज़र होनी चाहिए, पूरी पकड़ होनी चाहिए दोस्तों, राइट। ये काफ़ी डिटेल वाला क्वेश्चन है आरसीईपी से रिलेटेड, मैं इसके ऊपर ज़्यादा समय नहीं स्पेंड करना चाहता हूँ। बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि अगेन इट इज़ कमिंग बैक फ्रॉम द सेम आइडिया कि जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके चलने लग रहे हैं करंट अफेयर्स के अंदर, उनसे रिलेटेड आपको 5 से 7 पॉइंट अच्छे मालूम होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं 5 से 7 अच्छे पॉइंट से रिलेटेड ये प्रकार का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, नहीं है, एक्सेट्रा, राइट। अब आप देख सकते हैं कि कई स्टूडेंट्स ने जो है क्वेश्चन बिना पढ़े, बिना देखे, कुछ नहीं आता है, चलो ऑल ऑफ द अबव मार्क करके निकल जाते हैं, ये प्रकार की टेंडेंसी रखी होगी। कई बार आपको इसका फायदा भी होगा, आपको पॉजिटिव नंबर मिल जाएंगे, लेकिन हर बार नहीं होगा, और इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपको नहीं होगा, बिकॉज आंसर इज 1, 2 एंड 4, राइट। थर्ड स्टेटमेंट एकदम ही इलॉजिकल प्रकार का स्टेटमेंट है। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहता हूँ, हर बार जो है आपको नॉलेज यूज करके क्वेश्चन आंसर नहीं करना है, कई बार आप जो है लॉजिक यूज करके भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा भी न्यूज़पेपर पढ़ा है, थोड़ा भी कमेंट्री सुनी है, नैरेटिव को समझा है, तो आपको मालूम है कि आरसीईपी जो है दुनिया का बहुत अच्छे लेवल ऑफ कंट्रीज को इंक्लूड करके बहुत बड़े लेवल का ट्रेड ब्लॉक बनने की बात हो रही थी, राइट। तो ये कहना कि ये जो ट्रेड ब्लॉक है ये एक इनसिग्निफिकेंट शेयर ऑफ ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर ये इतना ही इनसिग्निफिकेंट होता तो हम इसके बारे में इतनी बातचीत ही क्यों करते थे, हम इसके बारे में इतनी बातचीत करते ही नहीं थे, राइट। तो साफ साफ जो है आप ये थर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट करके ऑप्शन डी मार्क कर सकते थे, बड़ा इजी था, राइट। तो कई बार कैसा होता है कि जो बड़ा क्वेश्चन होता है उसको देख के हम डर जाते हैं, उसको देख के हम पीछे हट जाते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए दोस्तों। पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, देखना चाहिए कि लॉजिक के माध्यम से कौन सी चीज को हम जो है निगेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और उतना भी अगर हमने कर लिया तो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा नंबर स्कोर करने के अंदर दोस्तों, राइट। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन है, right? Government of India plans to launch the third industrial policy in India after the ones that were released in 56 and 91. The new policy will be framed keeping in mind what? So it will be framed keeping in mind Industry 4.0, right? So this is basically coming from government announcements दोस्तों, right? सो ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को जो प्रेसिडेंट हमारे रामनाथ कोविंद जी है, राइट, वो टाइम के, तो जब वो एड्रेस कर रहे थे, राइट, वो टाइम पे जब वो एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने ये चीज कहा था कि जो नई इंडस्ट्री पॉलिसी को जो अनाउंस करा जाएगा तो उसको इंडस्ट्री 4.0 जो है उसको ध्यान में रखते हुए जो है उसे अनाउंस करा जाने वाला है। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड ओवर हियर इज दैट कि ऐसा नहीं है कि मतलब बस ऐसे किसी छोटे मोटे कमेंट्री के अंदर से निकाल के क्वेश्चन पूछ लिया है। दिस इज कमिंग फ्रॉम प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, सो इट इज नॉट इनसिग्निफिकेंट बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, राइट। सो ये
और दूसरी चीज ये कि इसको आप थोड़ा गैस भी कर सकते थे दोस्तों, थोड़ा सा ब्रेवरी लगती थी, डेफिनेटली इट इज नॉट एन इजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से, राइट। तो द आइडिया ओवर हियर इज कि अगर आप थोड़ा सा भी सोचते थे ना कि क्या चलने लग रहा है आज के दिन, मेगा ट्रेंड क्या है, पूरी दुनिया कौन से प्रकार के नैरेटिव के बारे में बात करने लग रही है, दुनिया कहाँ जाने वाली है, राइट, तो शायद आप इंडस्ट्री 4.0 के ऊपर अराइव हो सकते थे। Which of the following has released the policy talked about in the above mentioned passage? Right. So answer is A, that is DPIIT. Right. So group has been found after DPIIT prepared the draft industrial policy. So answer is DPIIT over here दोस्तों। उसके बाद the main objective of industrial policy of the government are what? कि हम सस्टेन ग्रोथ करवाना चाहते हैं, लॉजिकल लग रहा है, एम्प्लॉयमेंट एनहांस करना चाहते हैं, लॉजिकल लग रहा है, ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, लॉजिकल लग रहा है, राइट, मेजर पार्टनर प्लेयर बनाना चाहते हैं इंडिया को ग्लोबल अरीना के अंदर, लॉजिकल लग रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आंसर ई लॉजिकली सिलेक्ट करा जा सकता है। अगेन आपको मैं यहाँ पर यही चीज़ बताना चाहूँगा कि इसके अंदर नॉलेज नहीं, लॉजिक रिक्वायर्ड है दोस्तों, अंग्रेजी और लॉजिक। अगर आप अंग्रेजी समझते हैं और आपको लॉजिक समझ में आता है कि हाँ यार कोई भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, आप भी अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाओगे तो क्या चाहोगे, यही चाहोगे ना कि ग्रोथ हो जाए, एम्प्लॉयमेंट हो जाए, अच्छा यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हो जाए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और क्या चाहोगे दोस्तों, कोई हाथी घोड़ा तो है नहीं, बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को टैकल करा जा सकता था, राइट। सो मैनेजेबल क्वेश्चन था दोस्तों ये, राइट। यहाँ पर एक बड़ा स्पेसिफिक प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, बड़ा डेटा सेंट्रिक, बड़ा रूट लर्निंग प्रकार का ये क्वेश्चन आने लग रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी टॉक्ड अबाउट इन द अबव गिवन पैसेज। जो पैसेज के अंदर जिस पॉलिसी के बारे में बात करी जा रही है उसके एम्स क्या है, एग्जैक्ट एम्स क्या, एग्जैक्ट टारगेट्स क्या है दोस्तों, राइट। सो हमारे को शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी कितना कर देना है विद इन अ डिकेड, और कितने जॉब्स क्रिएट कर देने हैं, दो चीज़ों के बारे में बात यहाँ पर करी जाने लग रही है कि कितना शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी के अंदर है और कितने जॉब्स हमने क्रिएट करे हैं, इसके बारे में बातचीत हो रही है। आंसर ओवर हियर इज ए, राइट, कि 25% विद इन अ डिकेड जो है मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का पार्ट होना चाहिए एंड 100 मिलियन जॉब्स हमारे को क्रिएट करने हैं, राइट। तो ये प्रकार के डेटा पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए। स्पेशली ये हेडलाइन नंबर है दोस्तों, कोई भी पॉलिसी बनेगी, हर पॉलिसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर जरूर रहेंगे दोस्तों। इस प्रकार के नंबर्स हमेशा निकल कर आते हैं किसी भी पॉलिसी के अंदर से, चाहे वो एग्रीकल्चर की पॉलिसी हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी हो, एक्सपोर्ट्स की पॉलिसी हो, कोई भी पॉलिसी हो, डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी हो, तो हेडलाइन नंबर जरूर रहता है दोस्तों, जो न्यूज़पेपर्स के अंदर आपको जो है बड़े बड़े अक्षरों के अंदर, बोल्ड के अंदर बताया जाता है, तो वो चीज़ें आपको मालूम पक्का होनी चाहिए। ऑलराइट। जल शक्ति अभियान, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम दैट वाज लॉन्च अराउंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, या उससे थोड़ा अर्लियर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ द मिशन टॉक्ड अबाउट इन द पैसेज, राइट। पैसेज के अंदर मिशन के बारे में बात करी गई थी और आपको पूछ रहा था कि उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो आप कभी भी स्कीम्स को तैयार करेंगे दोस्तों, कभी भी तैयार करेंगे तो प्लीज़ मेक श्योर कि जो भी कंपोनेंट्स हैं उस स्कीम के 3 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट या स्कीम, सब स्कीम्स है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो उसके ऊपर आपकी पूरी पकड़ है, उसके ऊपर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हाउ मेनी ब्लॉक्स हैव बीन कवर्ड एज अ पार्ट ऑफ द मिशन टॉक्ड अबाउट इन द पैसेज। अगेन मैंने आपको बताया था दोस्तों कि हमारे को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी स्कीम में अगर कोई इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है कि इसमें इतना इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, इसमें इतना फंडिंग देंगे, इतना पैसा इन लोगों को मिलेगा, इतना पैसा इन लोगों को मिलेगा, इस प्रकार की मदद इन लोगों को मिलेगी, तो ये डेटा पॉइंट हो जाते हैं दोस्तों। तो कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट जो है ना वो आपको अच्छे से कवर करके रखना चाहिए। यहाँ पर आंसर इज बी, दैट इज 1592, राइट। 1592 वाटर स्ट्रेस ब्लॉक्स इन 256 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करे जाने की बात थी। तो आपको ये 256 के ऊपर से भी क्वेश्चन पूछ सकता था दोस्तों, जस्ट कीप दैट इन माइंड। ऑलराइट, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिशन रेफर्ड टू इन द पैसेज इज बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है, तो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, राइट। अगेन दिस इज समथिंग विच इज यूजुअली आस्क्ड कि ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। तो ये प्रकार का जो इंटर रिलेशनशिप है, जो इंटर लिंकेज है, दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू, उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, मूविंग अहेड, एक्सटर्नल बेंचमार्किंग के ऊपर क्वेश्चन था कि अंडर द एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग ऑफ द पर्सनल और रिटेल लोन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बेंचमार्क्स फॉर लिंकिंग द लोन रेट्स, राइट। एक्सटर्नल बेंचमार्किंग के ऊपर क्वेश्चन था। जैसे ये एक्सटर्नल बेंचमार्किंग क्या होती है दोस्तों कि जो बैंक्स पैसा लेंड करती है, लोन देती है आपको, तो जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करा जाता है बैंक द्वारा,
तो इंटरेस्ट रेट बैंक कैसे डिसाइड करती है, किस बेसिस के ऊपर डिसाइड करती है, व्हाट इज द बेंचमार्क, व्हाट इज द एक्सटर्नल बेंचमार्क और द इंटरनल बेंचमार्क, क्या है वो बेंचमार्क। तो वो टाइम पे अराउंड 2019 के अंदर आरबीआई ने कहा था कि एक्सटर्नल बेंचमार्क को ध्यान में रखते हुए जो है आपको जो भी डिसाइड करना है वो करना है, राइट। सो यहाँ पर जो बात आती है तो आरबीआई ने कहा था कि आप ये बैंक का खुद का ओन कॉस्ट ऑफ फंड को जो है नहीं यूज़ कर सकते हो एज एन एक्सटर्नल बेंचमार्क। उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए थे, राइट। 4 एक्सटर्नल बेंचमार्क, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 4 एक्सटर्नल बेंचमार्क थे कि रेपो रेट एक बेंचमार्क होगा, 3 मंथ ट्रेजरी बिल यील्ड एक बेंचमार्क होगा, 6 मंथ ट्रेजरी बिल यील्ड एक बेंचमार्क होगा, और या फिर कोई भी और बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट जो कि फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पब्लिश करी गई। यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो बैंक का ओन कॉस्ट ऑफ फंड है उसको कहीं पर भी बिल्कुल भी मेंशन नहीं करा गया है। सो दैट इज व्हाई योर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। मॉडरेट लेवल का ये क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। What will the impact of transmission of lower interest rate on loans? अगर आरबीआई ने सपोज रेपो रेट कम कर दिया है और सपोज कर लीजिए कि बैंक्स भी जो है अपने लोन्स की इंटरेस्ट रेट को कम कर दिए, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन है कि उसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपको कम ईएमआई पे करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो लोन का बर्डन है वो रिड्यूस हो जाएगा। डेटा सेंट्रिक क्वेश्चन है दोस्तों एक और, कि जो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज करी गई है आरबीआई द्वारा, उसके अंदर जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट क्या था 2019-20 के लिए। तो जो 2019-20 के लिए पूछा गया था वो आगे किसी भी साल के लिए आपको पूछा जा सकता है, यानी कि किसी भी साल के अंदर आपको पूछा जा सकता है। What has been the forecast of India's growth rate by UNCTAD, that is United Nations Conference on Trade and Development? तो उसका आंसर जो है वो आपका डी है, दैट इज 6%। अगेन ये प्रकार के फोरकास्ट जितने आज के दिन ऑर्गेनाइजेशन है उतने फोरकास्ट निकलते हैं। ऑब्वियस ही बात है कि आपको सारे फोरकास्ट नहीं पढ़ने हैं, बट हाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, UNCTAD हो गया, राइट, BIS हो गया, राइट, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, राइट, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, RBI हो गया, राइट। तो ये प्रकार के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके द्वारा रिलीज करे गए फोरकास्ट्स को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने का प्रयास करना चाहिए। हु इज द चेयर ऑफ कमिटी ऑन बैन ऑफ वर्चुअल करेंसीज इन इंडिया? अगेन कमिटी बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था कि कमिटी का चेयरपर्सन कौन है, उसके मेंबर्स कौन है, उसका मैंडेट क्या है, उसकी रिकमेंडेशंस क्या है, उसे क्यों सेटअप करा गया है। दीज आर बेसिक थिंग्स दैट एवरीबॉडी नीड्स टू कीप इन माइंड। सो सुभाष चंद्र गर्ग के अंतर्गत जो है एक हाई लेवल इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी को सेटअप करा गया था 2017 के अंदर, राइट। वो टाइम पे वो चेयरपर्सन चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी DEA, तो सेक्रेटरी DEA यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के वो सेक्रेटरी थे, उनके अंतर्गत इस कमेटी को एस्टैब्लिश करा गया था, राइट। Union Finance Minister proposed establishing a social stock exchange under the regulatory ambit of which of the following bodies? So obvious ही बात है कि कोई भी इंडिया के अंदर एक्सचेंज से रिलेटेड जो भी कारोबार होगा, जो भी सेटअप होगा, जो भी काम होगा, तो ऑब्वियसली उसके अंदर सेबी विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो सेबी के अंतर्गत इसे सेटअप करने की बात करी गई थी। रिपोर्ट टाइटल्ड वर्ल्ड रिसोर्सेज रिपोर्ट क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल फूड फ्यूचर, ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी थी, ये क्वेश्चन था। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, राइट। कि 3 बड़ी बड़ी संस्थाएं वर्ल्ड बैंक, UNEP, UNDP, इन्होंने मिलकर रिलीज करी थी। सो अगेन दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी फैसिनेटिंग लगती है मुझे कि इतनी सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कोई रिपोर्ट रिलीज करने लग रही है, तो डेफिनेटली वो एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होनी चाहिए, स्पेशली फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उस रिपोर्ट के अंदर क्या अच्छा बुरा लिखा है वो एक सेकेंडरी टॉपिक है, लेकिन एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए ये एक अच्छा पॉइंट बन सकता है जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रांट करा है अप्रूवल फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस इज नॉट वन ऑफ दो सिलेक्टेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NIMZ। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, राइट, इकोनॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, डेफिनेटली करंट अफेयर्स में वो टाइम पे कवर करा गया होगा, राइट। आप भी अगर एग्जाम दे रहे होते वो टाइम पे तो आप भी पढ़ के जाते थे। आगे भी अगर इस प्रकार का कोई डिफेंस कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या इस प्रकार का कोई केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल जोन या फिर टेक्सटाइल जोन कोई बन रहा है, प्लास्टिक जोन कोई बन रहा है, तो कहाँ बन रहा है, अगर कोई अनाउंसमेंट आ रहा है कि ड्रग पार्क बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं, ज़रूर उस पर ध्यान दीजिएगा, राइट। सो प्लीज़ दिस इज़ लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन जिसको आपको टैकल करना चाहिए दोस्तों। सो आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोज़ को सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को दोस्तों, सो दैट कि कोई भी चीज़ आप मिस ना कर जाएं और सारे नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू गाइस।